Hello, dear student. How are you? I hope you will be safe at your home. तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है ठोस अवस्था और उसके अंदर उसके विभिन्न प्रकार के टाइप, उनके अंदर विद्युत चालकता, उनका चुंबकीय व्यवहार, इन सब के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि आप इनसे जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं उनको आप सोल्व करके देखिए। अभ्यास प्रश्न है उनको आप सोल्व करके देखिए। अगर किसी प्रकार की आपके कोई समस्या या प्रॉब्लम बचती है तो आप मेरे से वो पूछिए। तो कुछ कमेंट्स आए हैं तो पहले मैं आपको उनका जवाब दे देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रिस्टल जालक सारणी जो बताई गई थी आप लोगों को, आपका कहना है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मतलब तैयार नहीं हो पा रही है। तो यहां देखिए मैं वो चीज़ आपको वापस बता देता हूं। आपको मोस्टली पहले तो आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से कि उस सारणी के अंदर आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहां बच्चों एक क्वेश्चन अपने पास बनता है, सबसे बड़े घनीय समुदाय का नाम लिखिए और उसमें उपस्थित क्रिस्टल जालक या यूनिट सेल जो है, एक कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। तो यहां देखिए नॉर्मली सीधा क्वेश्चन अपने पास है कि सबसे बड़ा घनीय समुदाय जो अपने पास है वो कौन सा है? विषम लंबाक्ष है। क्योंकि अपन ने देखा है कि जो टोटल घनीय समुदाय अपन ने बनाए हैं उसमें एक नंबर पे अपन ने किसको रखा है? घनीय। 2 पर रखा है चतुष्फलकीय। 3 पर अपन ने रखा है विषम लंबाक्ष। तो यहां जो यूनिट सेल अपने पास आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 प्रकार की। यहां अपने पास आ रही है 2 टाइप की। यहां अपने पास आती है 4 प्रकार की। बाकी जितने भी अपने पास आएंगे उनमें एक एक और किसी में 2। तो सबसे ज्यादा जो यूनिट सेल है, एक एक कोशिकाएं, वो कौन से समुदाय के अंदर है? विषम लंबाक्ष में। कितनी है? 4 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड टाइप यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये कह सकते हैं कि किसी एक समुदाय के पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल अपने पास यहां कितने समुदाय हैं? 7 हैं। तो उनके अंदर या उनमें से किसी एक समुदाय के पैरामीटर पूछ लेगा। तो वो अपन कब बता पाएंगे? क्योंकि अगर अपन पर्टिकुलर किसी एक एक के पैरामीटर अगर याद करेंगे, जैसे एबीसी में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, तो एक एक के अलग अलग अगर अपन याद करते हैं तो ये कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा और अपन वापस तुरंत उसे भूल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मैंने आपको क्या वो पूरी टेबल बताई थी। क्योंकि पूरी टेबल एक तरीके से, एक सीक्वेंस से अपन उसको याद कर सकते हैं और वो तरीका मैं आपको अभी वापस बताऊंगा उसे। तो उसके बेस पर अपन जब पूरी टेबल अपने को पता होगी तो अपने से जैसे घनीय समुदाय के पैरामीटर पूछे तो अपन बता देंगे A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा। विषम लंबाक्ष में अगर अपने से पूछ रहा है तो अपन बता देंगे A ≠ B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है। इसी सारणी से जो तीसरे तरीके का या तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा? इन्हीं से 2 समुदाय के बीच अंतर पूछ सकता है या उनके बीच संबंध पूछ सकता है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि
चतुष्फलकीय और विषम लंबाक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वहां आपको क्या करना होगा कि चतुष्फलकीय के पैरामीटर लिखने होंगे और विषम लंबाक्ष के पैरामीटर लिखने होंगे बस। चौथे टाइप में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन चौथा टाइप क्वेश्चन यहां से किसी का एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो वहां वो सिर्फ आपको सीधा याद ही करना होगा, इसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस टेबल से आने वाले क्वेश्चन आप समझ चुके हैं कि किस किस तरीके से अपने से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक बार आपको वापस इस टेबल को बनाना बता देता हूं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ गए। अब आपको इस टेबल को तैयार करने के लिए, मतलब इसे याद करने के लिए, जो आपकी बुक में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, 7 समुदाय के जो नाम लिखे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा एक जगह आपको चेंज करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक वो ट्रिक बताई थी। तो ये शब्द जो है, इसके बेस पर ये जो 2 अंक मैंने यूज किए वो किसके लिए किए हैं? घनीय समुदाय के लिए। तो इसका मतलब पहला अपने पास समुदाय आया, वो कौन सा आया? घनीय। दूसरा, बाकी सभी के लिए मैंने एक एक वर्ड यूज किए। पहले घनीय समुदाय के लिए मैंने 2 वर्ड यूज किए, बाकी आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन आपको सीक्वेंस यही रखना जो अभी मैं यहां बताने वाला हूं। तो जैसे अपना क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय हो जाएगा। तीसरे पे देखो वी से अपने पास यहां पर लेंगे विषम लंबाक्ष। जो है इससे अपन ले लेंगे यहां, देखो ये त्रिसमन्ताक्ष भी होता है और त्रिकोणीय भी है, दोनों एक ही है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहां क्या लिया हुआ? त्रिकोणीय लिया हुआ है। ठीक है, यहां षटकोणीय, यहां से आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना भाई, जो प्रॉब्लम हो तो यहां षटकोणीय हो गया। 6 पे अपने पास आ रहा है ए, तो ए से अपना बनेगा एकंताक्ष, और लास्ट 3 से अपना हो जाएगा त्रिंताक्ष। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये आपकी हेल्प कर रहा है ये 7 समुदायों के नाम और उनके सीक्वेंस को लिखने में। अब आप सीधा ये शब्द याद कर लोगे तो याद होना नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 समुदाय अपने पास हैं कौन कौन से? घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष। फिर इन 7 समुदाय को जिस सीक्वेंस में या जिस सीरीज में अपन व्यवस्थित करना चाहते हैं उसके लिए अपने ये शब्द यूज करना है कि इस हिसाब से अपने को ये व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसके बाद इनके जो मैं पैरामीटर लिखने वाला हूं तो वो देखिए एक तरीके से अपन बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। घन के अंदर सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाएं, भुजा को अपन किससे दिखाते हैं? ए बी सी से बताते हैं। और कोणों के लिए अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो क्या करनी है अपने को? कोण को आप सेम रिपीट करोगे, भुजा के अंदर एक एक चेंज करते जाना है। जैसे याद रखिए बच्चों, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो यहां अपन नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे? नॉट इक्वल सी कर देंगे। कोण अपन वापस सेम रखेंगे। थर्ड टाइम एक भुजा में और चेंज दिखाएंगे। देखिए पहली बार अपन ने तीनों भुजाएं बराबर रखी, सेकंड टाइम अपन ने एक भुजा अलग कर दी, थर्ड टाइम एक भुजा को और अलग करेंगे।
और अलग करेंगे तो ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। हो गया चेंज। फर्स्ट टाइम तीनों सेम रखी, सेकंड टाइम एक भुजा को चेंज किया, थर्ड टाइम एक और चेंज किया, एक और चेंज। इसका मतलब पहले वाला रहेगा ही, एक और बढ़ जाएगा। कौन अभी भी अपने सेम रिपीट होंगे। अब अपने को क्या करना है कि भुजा वाला ये सीक्वेंस अपने को वापस रिपीट करना है। तो बच्चों वापस अगर मैं रिपीट करूं तो ए इक्वल बी इक्वल सी, तीनों रिपीट करने हैं ना। तो ए बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। हो गया यार। पहले 3 बार आपने जैसा काम किया उसको वापस सेम रिपीट कर लो। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां कोण भी अगर मैं सेम रख देता हूं तो ये और ये सेम हो गया। यहां अपने पास सारे कोण किसके बराबर होने हैं, 90 डिग्री के। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 90 डिग्री। षटकोण, षटकोण में अपन सभी जानते हैं कि इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन टाइप की एक संरचना बननी है। एक संरचना अपनी यहां आएगी, बिल्कुल अपने सामने अपनी तरफ। तो बच्चों ये कोण कितना हुआ, 120 डिग्री का हुआ। और यहां जो कोण बनेगा ये वाला और ये वाला, ये बनेगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब कि षटकोण के अंदर दो कोण अल्फा और बीटा आपके पास रहेंगे 90 डिग्री के, और गामा कोण जो आएगा वो आएगा 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से षटकोण के अंदर अपन जानते हैं, देखिए बच्चों ये कोण 120 का आ रहा है, तो ये गामा कोण 120 का आ जाएगा और ये वाले दो कोण 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये षटकोण वाला ये याद हो जाएगा कोण। एकंताक्ष जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको अलग से याद कर लेना है कि एकंताक्ष में जो बीटा कोण है वो नॉट इक्वल 90 डिग्री है। तो अल्फा इक्वल गामा और नॉट इक्वल बीटा, या आप ये भी कह सकते हो यहां 90 डिग्री डाल सकते हो, और बीटा जो है वो नॉट इक्वल 90 डिग्री। क्लियर। ये जो त्रिंताक्ष है इसमें मैंने बताया था किस प्रकार याद करना है इसको, कि इसमें कोई भी चीज आपस में बराबर नहीं है। मतलब भुजाएं नॉट इक्वल, कोण नॉट इक्वल, नॉट इक्वल 90, मतलब कुछ भी बराबर नहीं है, सब अलग है। तो इसलिए ये वैसे याद हो जाना है। तो इस प्रकार से आप इस पूरी टेबल को याद कर सकते हो। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा गया, चलो वो यूनिट सेल और बता देता हूं इसके अंदर में। तो यहां देखिए यूनिट सेल करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी अपने को एक ट्रिक बनानी है। वो ये है कि अपने पास जो एकक कोष्टिकाएं हैं, आधे एकक कोष्टिकाएं, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। 2 नंबर पे मैं ले लेता हूं अंतः केंद्रित कोष्टिका, और 3 पे मैं ले लेता हूं फलक केंद्रित, और 4 पे ले लेता हूं मैं आधारीय एकक कोष्टिका। ये अपने को हिसाब से सेट करना है, ठीक है ना। अपने को बनाना है इस प्रकार कि आधे एकक कोष्टिका उसको अपन 1 नंबर की यानी कि पहली कोष्टिका मानेंगे, बीसीसी को अपन सेकंड कोष्टिका मानेंगे। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, सिर्फ अपने याद करने का तरीका है, ठीक है ना। एफसीसी को अपन तीसरी कोष्टिका मानेंगे और ईसीसी को अपन चौथी कोष्टिका मानेंगे। तो यहां आपको एक नंबर काउंट कर लेना है कि 3, 2, 4, इस रो। तो उससे क्या होगा,
कि इसमें पहली 3 कोष्ठिकाएं डाल देंगे, यानी आधे एक कोष्ठिका आ जाएगी, बीसीसी आ जाएगी और एफसीसी आ जाएगी। इसमें 2 है तो पहली 2 कोष्ठिका डाल देंगे, आधे और बीसीसी। इसमें 4 हैं तो चारों डाल देंगे, इसमें 1 है तो आधे, 1 है तो आधे, यहां 2 है तो आधे, और क्या आनी चाहिए थी, अपना जो ट्रिक था उस हिसाब से बीसीसी आनी थी, लेकिन यहां बच्चों कौन सी आएगी, ईसीसी आएगी, यानी यहां आधे और आधारीय एक कोष्ठिका लेंगे, यहां चेंज करना अपने को। बाकी सभी में आधे आधे, इसमें चारों आ जाएंगे, इसमें आधे और बीसीसी आ जाएगी, और इसमें तीनों आ जाएंगी, और इसमें चारों तो इस प्रकार से आप ये पूरी टेबल तैयार कर सकते हो। अब देखिए आपसे जैसे पूछा गया कि त्रिकोणीय घनीय समुदाय के पैरामीटर बताइए, तो अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फटाक से और त्रिकोणीय के पैरामीटर लिख देंगे। षटकोणीय के पैरामीटर बताओ, तो षटकोणीय के पैरामीटर लिख देंगे। अगर आपसे पूछा कि चतुष्फलकीय और षटकोणीय में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप चतुष्फलकीय के पैरामीटर लिख दोगे और षटकोणीय के पैरामीटर लिख दोगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आप इसे तैयार कीजिए। अगर आपसे अभी भी ये तैयार नहीं हो रही है तो आप मेरे को वापस कमेंट करके बताना, फिर मैं आप, क्योंकि फिर तो क्या होगा, ये प्रत्येक को अगर मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा तो एक बड़ी क्लास बनेगी इसी एक टेबल की, लेकिन वो जो स्थिति है वो अपने यहाँ कोई काम तो आने वाली नहीं है, काम आने वाली नहीं है। इसका मतलब कि भाई ये क्यों बने, इसमें ये 3 कोष्ठिकाएं क्यों आई, ये किस टाइप के जालक बनेंगे, वो चीजें अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ सिर्फ 3-4 प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस टेबल अगर आपके याद है तो आप इजीली उनको बता सकते हो। और टेबल याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। 1-2 बार आप लिख के उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, और नहीं समझ में आ रही है तो आप वापस कमेंट करना, मैं वापस इस पर कुछ अलग तरीके से और वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चालकता की जो ठोसों में उसकी क्रिया विधि कैसे है। तो यहां देखिए बच्चों, आपको एक बात दिमाग में रखनी है, ठोसों में विद्युत चालकता की क्रिया विधि। तो यहां अपन एक बात पे ध्यान देंगे, वो ये है कि विद्युत चालन की अगर बात आती है तो आपके दिमाग में सीधा सा एक फैक्ट आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन चलेगा। बस ये जब भी विद्युत चालन का अगर कहीं जिक्र हो रहा है, विद्युत का प्रवाह या उसका गमन, इस प्रकार से अगर कोई बात चल रही है तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो चलेगा, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर को ही अपन विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर अगर विद्युत चालन की बात आ रही है तो अपने दिमाग में सीधा सा ये फैक्ट आ जाना चाहिए कि भाई अब तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलेगा इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो जहां भी, जिस पदार्थ में, जिस जगह, जिस स्थिति में आपको विद्युत चालन बताना है तो इसका मतलब वहां आप इलेक्ट्रॉन का गमन दिखा दो कि भाई इस वजह से यहां इलेक्ट्रॉन चला है, और इलेक्ट्रॉन चला है इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए ठोसों के अंदर इस मेथड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। तो यहां सबसे पहली बात अपन बताते हैं एक चालकता बैंड।
सिद्धांत। तो बच्चों ये चालकता बैंड सिद्धांत जो है ये क्या कहता है कि जब ठोस पदार्थों के परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं या चालकता बैंड का निर्माण करते हैं, और उसमें ना तो सबसे पहली चीज अपने पास आती है चालकता बैंड। चालकता बैंड कैसे बनता है? ठीक है, तो ये बच्चों बना कैसे था कि ठोसों के परमाणुीय कक्षक आपस में जुड़कर आपस में अतिव्यापन करके एक चालकता बैंड बना रहे हैं, और चालकता बैंड के अंदर जो कक्षक अपने पास आएंगे वो दो टाइप के अपने पास बनेंगे, एक ज्यादा ऊर्जा का कक्षक और एक कम ऊर्जा वाला। ठीक है, तो जो अधिक ऊर्जा वाला कक्षक होगा, इस टाइप अपन एनर्जी ले लेते हैं, ये जैसे का ऊर्जा डिफरेंस हो जाएगा, और ये कम ऊर्जा वाला कक्षक हो गया। और ये वाला अधिक ऊर्जा वाला कक्षक। तो ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि चालकता बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग ठोसों में उपस्थित परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक चालकता बैंड बनाते हैं, और उसके अंदर दो टाइप के अपने पास कक्षक आते हैं, एक निम्न ऊर्जा वाला कक्षक और एक अधिक ऊर्जा वाला कक्षक। तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, क्योंकि अपन जानते हैं ऊर्जा नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाता है जिसकी एनर्जी कम हो, वो कंप्लीट होने के बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इस कम ऊर्जा वाले कक्षक को जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसे बच्चों अपन यहां बोलते हैं पूरित कक्षक। और जो अधिक ऊर्जा वाला कक्षक जो खाली है, रिक्त कक्षक है, इसको अपन चालकता कक्षक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक चालकता बैंड पदार्थों में बन जाता है। और जैसे ही इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं अपन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, और इनकी ऊर्जा में वृद्धि होने के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कम ऊर्जा वाले कक्षक से कहां जाना शुरू हो जाएंगे? अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में। और जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो मतलब विद्युत का चालन हो रहा है। तो वापस सुन लीजिए एक बार इसे सीक्वेंस से। पहले तो आप इसमें बताओगे कि इस चीज को कि चालकता बैंड कैसे बनता है। दूसरी चीज आप बता दोगे कि चालकता बैंड के अंदर जो दो कक्षक आपके पास आए हैं वो किस तरीके के हैं, पूरित कक्षक क्या है, चालकता कक्षक क्या है। और तीसरे पॉइंट में आप लिख दोगे कि हुआ क्या है। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं और विद्युत का चालन हो रहा है। तो देखिए कैसे लिख देंगे अपन कि चालकता बैंड सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थों में उपस्थित परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक चालकता बैंड बनाते हैं, जिसके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक को पूरित कक्षक कहते हैं और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को चालकता कक्षक कहते हैं। ये हो गए अपने दो पॉइंट पूरे। चालकता कक्षक कहते हैं जब इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन चालकता कक्षक में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण पदार्थों में विद्युत का परिवहन या विद्युत का प्रवाह होता है या विद्युत का चालन होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के तीन ही पॉइंट हुए बच्चों अपने पास छोटे छोटे।
पहला, चालकता बैंड कैसे बना? पदार्थों के परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करके चालकता बैंड बना रहे हैं। दूसरा, चालकता बैंड में कम ऊर्जा वाले कक्षक को पूरित कक्षक, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को चालकता कक्षक कहते हैं। तीसरे पॉइंट में, जब पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन चालकता कक्षक में प्रवेश करते हैं और विद्युत का चालन होता है। चलो, तो ये भी मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप वापस जरूर पूछिए, क्योंकि अगर एक भी प्रॉब्लम आपके रह गई दिमाग में या किसी भी प्रॉब्लम का हल अगर नहीं हो पाया तो वो आगे तक समस्या करेगी। तो इस वजह से आप एक काम ये भी कीजिए साथ में, जब भी आप कमेंट करो तो उसमें टॉपिक में कौन सी चीज़ आपके कम समझ में आ रही है या वो चीज़ क्यों हुई, ऐसी अगर आपके दिमाग में समस्या रहती है तो वो आप जो पूछिए। क्योंकि अगर आप सीधा कोई टॉपिक बोलोगे ना तो उससे मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि आपके उस टॉपिक में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक को वापस पूरा पढ़ाऊँगा जैसे आज पढ़ाया। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर आप मेरे को ये पूछो कि सर चालकता बैंड में ये क्यों, कैसा बना, ये क्यों बना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों गए हैं, या इनमें विद्युत का चालन क्यों हुआ है, इस प्रकार की मतलब पूरे टॉपिक में जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई ये किस वजह से हुआ है, ये मेरे दिमाग में नहीं आया है, तो वो चीजें अगर आप पूछोगे तो पर्टिकुलर अपन उसी चीज पर या उसी बात पर या उसी समस्या पर काम करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश करो कि कोई टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो फिर आप कहाँ दिक्कत रहती है उस दिक्कत को आप थोड़ा सा लिख दोगे ना, तो क्या होगा, मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होगी कि मैं आपको पर्टिकुलर उसी प्रॉब्लम पर बताऊं। ठीक है ना? क्योंकि अगर ऐसा सीधा होगा तो फिर मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि आपके मेन समस्या कहाँ पे आ रही है। अगर आप अपन पास होते तो अलग बात थी। तो यहां इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी जैसे एक कमेंट आया था, शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब उसमें अभी मैं देख के बताता हूं। उस कमेंट के अंदर उन्होंने शायद पूछा था मेरे से कि अभ्यास प्रश्न नहीं कहा उन्होंने कहा कि, अभी देख के बता देता हूं, सॉरी, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तब तक। प्लेलिस्ट, और ये आ गया बस अभी। हाँ तो बच्चों, ये विद्युत चालकता हो गई। भंवरलाल जाखड़ ने कमेंट किया था, फिर भी बच्चों को कोई दिक्कत रहती तो आप जरूर पूछिए। और क्रिस्टल तंत्र वाली सारणी हो गई है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन था, हरीश चौधरी ने पूछा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 समझाना। हाँ तो बच्चों, ये जो तीसरा यानी क्वेश्चन या कमेंट लिखा था कि एग्जाम्पल नंबर 3 समझाना, तो उसमें क्या है कि अब ये समस्या आ रही है कि एक्चुअल में वो कौन सा प्रश्न पूछना चाह रहे थे। क्योंकि अभ्यास प्रश्नों में भी 3 नंबर पे 2-3 जगह क्वेश्चन डाले हुए हैं। एक अपने आंकिक प्रश्नों से संबंधित कोई क्वेश्चन है, वहां भी 3 नंबर का डाला हुआ है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो कौन सा पूछना चाहते हैं। तो अगर वो न्यूमेरिकल वाली अगर प्रॉब्लम है, वो अगर पूछना चाहते हैं तो वो अभी मैं बता देता हूं, ताकि अगर फिर भी अगर उसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा है कि मतलब वो पूछना चाह रहे हैं, अगर उसका जवाब नहीं दिया मैंने, तो आप मेरे से वो वापस पूछ लेना। तो मेरे हिसाब से कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, ये शायद
इस बच्चे ने वो न्यूमेरिकल पूछा होगा, क्योंकि बाकी वाले क्वेश्चन तो 3 नंबर पे बिल्कुल सिंपल थे, तो इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल जो है वो मैं बता देता हूं। और फिर भी अगर वो न्यूमेरिकल नहीं पूछना चाहते थे, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते थे, तो प्लीज वो क्वेश्चन आप इस पे लिख देना, ताकि मैं अगली क्लास में वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं वो न्यूमेरिकल है वो मैं सोल्व करके दे देता हूं आपको। 3 नंबर पे जो पूछा गया था आप लोगों से, आप लोगों के द्वारा, वो क्वेश्चन था क्या, हाँ, वो आपके बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 3 नंबर पे कि एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ये। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन था वो, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणा 10 की पावर ही कितना था, ये मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है, -2 था शायद। तो एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम प्रति मोल है, और ये घनीय इकाई कोष्टिका बना रहा है, ठीक है ना, घनीय कोष्टिका बना रहा है। जिसके किनारे की लंबाई, जिसके किनारे की लंबाई कितनी है, 405 पिकोमीटर है, और इसका घनत्व 2.7 गुणा 10 की पावर ये वैसे बुक में है तो आप वो देख लेना, ठीक है ना, संख्या हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो जाए। तो 10 की पावर में 3, मेरे को 3 दिख रहा है, शायद 3 होगी, किलोग्राम प्रति मीटर। तो इस कोष्टिका का प्रकार बताना है, तो इस कोष्टिका का प्रकार बताइए या बताओ कि किस टाइप की ये कोष्टिका है। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो वो अशुद्धता दोष वाला है, कि उसमें धातु की जो कमी है उसमें +2 आयन कितने हैं, +3 आयन कितने हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। एक धनायनिक रिक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके कौन से हैं, घनत्व वाले टॉपिक से हैं। और घनत्व के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, Zm/a³ Na, अवगाद्रो संख्या, इसे n0 से भी दिखाते हैं और Na से भी दिखाते हैं। तो यहां अपने पास टोटल कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो बच्चों 5 में से इसकी वैल्यू फिक्स है 6.02 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। तो बाकी राशियां जो शेष 4 बची हैं, ये 4 में से 3 आपको दे दी जाएंगी, चौथी आपको सोल्व करनी है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहां देखिए पर्टिकुलर अपने उससे क्या पूछ रहा है, वो कोष्टिका का टाइप, प्रकार पूछ रहा है, घनत्व वगैरह देके, घनत्व दिया हुआ, भुजा की लंबाई दी हुई है, ए का मान दे दिया, ठीक है। तो यहां इससे कोष्टिका कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो देखिए बच्चों, कोष्टिका बताने के लिए अपने पास एक सीधा सा मेथड होता है कि अगर अपने पास टोटल अवयवी कण आ जाए, Z कितने अवयवी कण, तो अपन एक कोष्टिका के नजदीक पहुंच सकते हैं कि भाई ये वाली कोष्टिका हो सकती है। जैसे कि अवयवी कणों की संख्या 1 आ गई, मतलब Z का मान 1 आ गया,
तो अपन जानते हैं कि एक अवयवी कण कौन सी कोष्टिका में होता है? आद्य में होता है, सरल घनीय कोष्टिका में होता है। तो अपन क्या बता देंगे कि आद्य एक कोष्टिका है। अगर बाय द वे z का मान अवयवी कणों की संख्या 2 आ जाती है तो 2 किस में होती है? एक तो बच्चों BCC में होती है और एक ECC में भी होती है, आधारीय एक कोष्टिका और अंत केंद्रित या काय केंद्रित एक कोष्टिका में। तो 2 आने की कंडीशन में अपन क्या बताएंगे कि भाई ये एक कोष्टिका या तो BCC है या ECC है। इसी प्रकार अगर अपने पास अवयवी कणों की संख्या 4 आ जाती है तो 4 आने की कंडीशन में अपने पास कौन सी कोष्टिका हो सकती है? FCC हो सकती है, CCP हो सकती है। तो इस प्रकार अगर आपसे कोष्टिका का प्रकार पूछा जा रहा है तो अपने को क्या करना है, ये z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए बच्चों, z के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? z इक्वल DAQ NA बट्टे M। कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो, विशेष बातों पर आप ध्यान रखेंगे। वो क्या है कि पहले जो चीज ज्ञात करनी है आप उस पर विचार कीजिए। जैसे अभी अपन ने कहा किया है कि भाई कोष्टिका का प्रकार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब कोष्टिका का प्रकार अपन किससे बता सकते हैं? कोई ऐसा क्लू कि जिसको बेस पर अपन ये कह सकें भाई वो एक कोष्टिका है। तो अपने पास क्या क्लू मिला अपने को कि भाई अवयवी कणों की संख्या। तो इसका मतलब अगर अपन अवयवी कणों की संख्या निकाल लें तो कोष्टिका किस टाइप की है उसके नजदीक अपन पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला विचार आप इस चीज पे करेंगे कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो किससे निकाला जा सकता है। जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हो तो आप उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद तीसरी चीज आप इसमें करेंगे कि प्रश्न के अंदर आपको जो जो दिया हुआ है उनको आप अलग से लिख लीजिए कहीं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर्मूले में जो जो मान आपको चाहिए वो देखिए प्रश्न में है या नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लाके फॉर्मूले में रखिए, हल कर लीजिए। बाय द वे किसी का मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो जो नहीं दिया हुआ है आप उसका वापस फॉर्मूला लिखेंगे। यानी ये सोचेंगे, विचार करेंगे कि जो मान नहीं, जैसे कि घनत्व मान लेते हैं कि प्रश्न में नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे भाई, अपने को इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो अपने को ये तो चाहिए ही ना, इसके बगैर तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो आप विचार कीजिए कि आप घनत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा D बराबर W/V। प्रश्न में अगर द्रव्यमान और वॉल्यूम दिया हुआ है तो इससे अपन पहले घनत्व सोल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम अपने कुछ एक क्वेश्चनों में आएंगी, वो भी आगे वाले चैप्टरों में। तो आप ध्यान देंगे इस चीज का कि पहला नियम क्या बना दिया, या आप ये भी कर सकते हो कि पहले नियम में आपने प्रश्न में जो जो मान दिए हुए हैं उन सबको लिख लो। दूसरे नियम में जो पूछा गया है वो कौन से फॉर्मूले से सोल्व होगा उसका फॉर्मूला लिखिए। तीसरे नियम में फॉर्मूले के अंदर जो चीजें अपने को चाहिए वो क्या अपने पास है तो रख लेंगे, नहीं है कोई मान तो अपन उसको निकालने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे निकले। ये 3 स्टेप अगर आप पालन करोगे इनका, पहला जो प्रश्न में दिया गया सबको लिख दिया, दूसरा जो ज्ञात करना उसका फॉर्मूला लिख लिया, तीसरा फॉर्मूले में जो मान चाहिए वो प्रश्न में है या नहीं है तो सीधे लाके रखेंगे, नहीं है तो जो नहीं है उसे ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला वापस लिखेंगे, उसी चीज को वापस इसको रिपीट करेंगे। अगर ये स्टेप आप लगातार चला के करोगे तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहां देखिए बच्चों, अगर मैं पहले नियम का पालन करूं तो मेरे पास क्या आता है कि जो मान मेरे को दिए गए मेरे को वो लिखने थे। तो जैसे मोलर द्रव्यमान को अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं, m से, तो मैं यहां लिख सकता हूं m इक्वल दे दिया मेरे को कितना, किलोग्राम
प्रति मोल। दूसरा मेरे को क्या दिया हुआ है, भुजा ए, ये कितनी दी है 405। तीसरा मेरे को दिया है घनत्व 2.7 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहां एक बात पर आप ध्यान देंगे कि घनत्व की जो इकाई है वो भुजा की इकाई के क्या होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहां देखिए बच्चों, भुजा मेरे को किस में दी हुई है, मीटर क्यूब में दी, सॉरी घनत्व मेरे को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में दिया हुआ है। यहां मेरे पास भुजा की लंबाई किस में, पिकोमीटर में है। तो मैं क्या करूंगा, इस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं। तो पिकोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 405 गुणा 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि एक मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 10 की पावर 12। अगर ये कन्वर्ट अगर आपने को नहीं करने आ रहे हैं तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको इस पर भी क्लास बना के बता दूंगा एक चीज। तो ये अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे मीटर में। अब देखिए बच्चों, अपन इसे रख देते हैं, डी का मान ये दिया हुआ, ये रख देता हूं 2.7 गुणा 10 की पावर 3 भुजा ए क्यूब। तो इसका होल क्यूब करेंगे तो 405 गुणा 405 गुणा 405, 3 बार हो गया। 10 की पावर -12 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -12 36। तो यहां देखिए मैंने डी की वैल्यू रख दी है, ए रख दिया है, अवगाद्रो संख्या रख देता हूं 6.02 गुणा 10 की पावर 23 बटे, यहां मेरे को रखना है मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान मेरे पास आ रहा है कितना, 2.7 गुणा 10 की पावर -2। तो देखिए बच्चों, अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए -2 है, ऊपर जाएंगी तो +2 हो जाएंगी ना, और ये -36 है, इनको मैं नीचे रख सकता हूं +36 करके। तो मैं इनको लिख सकता हूं, वापस एक बार लिख देता हूं, 405 गुणा 405 गुणा 405 गुणा, ये 3 रख दिए। यहां देखिए बच्चों, 3 तो ये 10 ये, सॉरी 23 ये, 3 और 23 26, ये 2 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 26 और 2 28, तो 10 की पावर 28। ये समझ में आया ना कैसे रखा मैंने, ये देखो 3 ये रखी है, 23 ये, तो 23 और 3 26, ये -2 थी तो ऊपर लिखूंगा प्लस लिख सकता हूं मैं इसे, तो 2 ये रख दी, 28 हो गई, गुणा 6.02, ये वाली अवगाद्रो संख्या। ये 10 की पावर -36 है, तो इसको मैं नीचे लिखूं तो प्लस लिख सकता हूं, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं 10 की पावर 36। तो ये देखिए बच्चों, 36 और 28 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितनी बची मेरे पास, 10 की पावर यानी कि 2 और 6 8 बची। अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, 405 गुणा 405 गुणा 405 गुणा 6.02 बट्टे 10 की पावर 8। तो इनको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 3.9 के आसपास आता है। तो परमाणु डिवाइड होगा नहीं, तो 3.9 को अपन कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। 4 मानने की कंडीशन में, यानी अपने पास अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है, 4, तो 4 का मतलब अपनी कोष्टिका कौन सी हो सकती है, एफसीसी या सीसीपी हो सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपकी प्रॉब्लम यही थी तो ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी थी तो आप मेरे से वो वापस पूछना, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। तो बच्चों, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, हर एक अभ्यास प्रश्न को आप हल कर लीजिए, टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आपके आप बना पा रहे हो आप उनको तैयार कर लीजिए। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 दिन का टाइम आपको मैं और दे रहा हूं ताकि आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद अपन इनसे टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें या उस पर कुछ काम करेंगे। तो फिलहाल आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। तो बच्चों, ठीक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।